नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं की विषय हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 6 जो कि एक लेख और एक पत्र नाम से आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है उसे पढ़ेंगे। एक लेख और एक पत्र, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी विधा की अगर हम बात करें तो इसमें एक लेख है और साथ ही साथ एक पत्र। यह लेख किसके द्वारा लिखा गया है और यह पत्र किसके लिए लिखा गया है? अगर इसकी चर्चा करें तो यह लेख भगत सिंह ने लिखा है और एक पत्र की जो चर्चा की जा रही है यह पत्र भी भगत सिंह ने लिखा है, लेकिन किसके नाम? सुखदेव के नाम। बच्चों, लेख में भगत सिंह के कुछ विचार हैं जो उन्होंने बंदी जीवन में जेल में रह कर के जो उन्होंने अनुभव किया, महसूस किया, उसके विषय में लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने पत्र लिखा है अपने मित्र सुखदेव को, जिसमें वे अपने अनुभव और सुखदेव के विचारों की बातें करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम एक लेख और एक पत्र पढ़ने से पहले आइए पहले हम भगत सिंह का एक जीवन परिचय जानें। बच्चों, आपको जो स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही है यह तस्वीर है क्रांतिकारी भगत सिंह की। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ। इन्हें शहादत मिली थी और वह तारीख थी 23 मार्च 1931। शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी इन्हें। अगर इनके जन्म स्थान की बात की जाए तो इनका जन्म स्थान बंगा चक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, जो कि वर्तमान में लायलपुर पाकिस्तान में अवस्थित है। इनका पैतृक गांव पंजाब के खटकर कला गांव था। माता पिता की अगर बात की जाए तो इनकी माता का नाम विद्यावती तथा इनके पिता सरदार किशन सिंह थे। आइए इनके जीवन परिचय को और देखें। पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर हम चर्चा करते हैं तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी था। पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी रहे। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। इनके छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए थे और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। पिता भी अनेक बार जेल गए। भगत सिंह के शिक्षा दीक्षा की अगर बात की जाए तो पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा उन्होंने अपने गांव बंगा में ली। फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से वर्ग 9वीं तक की पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया। बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ भी दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। भगत सिंह के जीवन पर, मन मस्तिष्क पर और उनके विचारों पर कई लोगों का प्रभाव पड़ा है। बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति इनका तीव्र आकर्षण था। सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा प्रभाव पड़ा रहा। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। तभी से वे सराभा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे। ये कई गतिविधियों में भी संलग्न रहे। 12 वर्ष की उम्र में ही जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की इन्होंने शुरुआत कर दी थी। 1922 में
चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से इनका मोह भंग हो गया। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं देने लगे। 1926 में ही अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गईं। 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन भी किया। साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन को सघन रूप से संपूर्ण देश में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर गिरफ्तार होने के बाद यह क्रांतिकारी आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में बहुत ही तीव्र स्तर पर फैल गया। बच्चों, हमने भगत सिंह के जीवन परिचय को देखा, जाना। हमने अनुभव किया कि बेहद कम उम्र से ही भगत सिंह अपने देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपनी बलिदान दी। साथ ही साथ इनका संपूर्ण परिवार देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में लगा रहा। बहुत ही कम उम्र में, मात्र 8 वर्ष की उम्र में, जब वह बचपन की अवस्था होती है, लेकिन तभी से उनके भीतर कहीं ना कहीं क्रांतिकारी के बीज फूट चुके थे। हमने पढ़ा और जाना कि मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने जलियांवाले बाग की मिट्टी ली और शपथ ली कि जब तक वे देश को आज़ाद नहीं कराएंगे तब तक वह एक पल भी चैन से और सुकून से नहीं रहेंगे। इतना बड़ा कद, इतना बड़ा व्यक्तित्व भगत सिंह का रहा और उम्र बेहद कम। उनके व्यक्तित्व के और भी कई पहलू हैं जिन्हें हम व्यक्तित्व परिचय के माध्यम से जानेंगे। आइए देखते हैं। भगत सिंह के व्यक्तित्व की एक और बड़ी बात है कि बहुत कम उम्र में इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, मगर वे स्वतंत्रता संग्राम से पीछे नहीं हटे। इनकी पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई। इनके व्यक्तित्व में कहीं न कहीं एक कवि कर्म भी छिपा हुआ है, जो कि इनकी कृतियों से गाहे बगाहे हमें परिचय कराता है। इनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, जो कि हिंदी में 1924 में छपी थी। विश्व प्रेम कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हुई। यह भी लेख हिंदी में लिखा गया था। युवक मतवाला में ही 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, 1923 और 31 में आई। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणी एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित हुई। सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा का इन्होंने अनुवाद भी किया। जेल डायरी भी लिखी। कहने का अर्थ है कि जेल में इन्होंने डायरी भी लिखी थी, जो कि जेल डायरी के नाम से है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो अप्राप्य हैं, जैसे समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे पर। ये 4 पुस्तकें इनकी अप्राप्त है। इनके व्यक्तित्व के और भी कई पहलू हैं, देखते हैं।
अमर शहीद भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति तथा भारत राष्ट्र के लोकमानस में उनकी एक अमिट छवि है। स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा और उत्सर्गपूर्ण कार्यों के अस्थायी प्रतीक और प्रतिनिधि के रूप में भगत सिंह याद किए जाते हैं। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति और युवा शक्ति के प्रेरणापुंज प्रतीक हैं। मात्र 23 वर्षों का ही इन्हें अमर जीवन मिला। देश और जनता की स्वतंत्रता के लिए अपराजेय संघर्ष तथा सामाजिक समानता, न्याय और समाज व्यवस्था के लिए क्रांति, जिसके आगे मृत्यु बहुत ही छोटी और तुच्छ थी। मूल्यबोध के कारण इन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गला लगा लिया और उस पथ पर बढ़े जिसके आगे कोई राह नहीं थी। ये सदैव उद्देश्य के प्रति समर्पित, लक्ष्यनिष्ठ और जागरूक रहे। इनकी रुचि की पुस्तकों में साहित्य, राजनीति, दर्शन, इतिहास आदि विषय रहा। एक चिंतक, विचारक के रूप में समाजवाद और मार्क्स के एंगल्स की विचारधारा से ये सदा प्रभावित रहे। सामाजिक राजनीतिक चिंतन और विचार के धरातल पर अपने समकालीनों से प्रायः आगे थे भगत सिंह। बच्चों, हमने भगत सिंह के व्यक्तित्व के कई पहलुओं को देखा, कई आयामों को देखा। भगत सिंह केवल क्रांतिकारी ही नहीं है, बल्कि वे एक विचारक भी रहे, एक साहित्य के पाठक भी रहे, एक इतिहास को समझने वाला ऐतिहासिक व्यक्ति भी रहे और आज ये ऐतिहासिक इस मामले में हो गए कि ये अमर बलिदान हुए और अमर बलिदानी हुए और मात्र 23 वर्षों का इन्होंने अमर जीवन जिया। कहने के लिए था कि ये फांसी की सज़ा के बाद इनके लिए कोई राह नहीं थी, मगर ऐसा नहीं है। भगत सिंह के फांसी पे चढ़ते ही संपूर्ण राष्ट्र में जितने भी क्रांतिकारी थे उनके लिए कई राहें खुल गई। ये क्रांतिकारियों के वे मील साबित हुए जहाँ से देश ने अपनी आवाज़ बुलंद की और क्रांतिकारी आंदोलन को चरम पर पहुँचाया। ऐसे महान व्यक्तित्व थे भगत सिंह। बच्चों, आज के पाठ में इनकी 2 कृतियों को हमें पढ़ना है, जो कि एक लेख के रूप में शामिल है और एक पत्र के रूप में। सबसे पहले हम इनका एक लेख पढ़ेंगे। आइए लेख को देखते हैं और जानते हैं कि वे अपने लेख के माध्यम से हम भारतवासियों को, हम संपूर्ण राष्ट्र को वे क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए इस लेख के माध्यम से देखें। लेख का शीर्षक है विद्यार्थी और राजनीति। शीर्षक बड़ा ही स्पष्ट है, विद्यार्थी और राजनीति, यानी राजनीति में विद्यार्थियों को आना चाहिए अथवा नहीं, या विद्यार्थी और राजनीति के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, या राजनीति में विद्यार्थियों की क्या भूमिका होनी चाहिए। ये सभी बातें इस शीर्षक से खुलकर सामने आती हैं। निश्चित तौर पर इन्हीं सब पर भगत सिंह ने चर्चा भी की होगी। आइए इस लेख को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति नामक लेख से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। लेख की शुरुआत इस प्रकार है। भगत सिंह कहते हैं, इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर
जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूल कॉलेजों के नाम पर एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहाँ भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह से पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता। उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है। उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं, तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की ज़रूरत ही क्या है? कुछ ज़्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा ना लो। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगे। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन एक विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस क्रॉपटकिन की किताबें पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, यह कौन सी पुस्तक है? अरे यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा, प्रिंस क्रॉपटकिन का नाम बड़ा ही प्रसिद्ध है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा और उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन थे। बस रूसी कहर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता। अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है? ऐसे स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं? दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ? क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी, तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ। क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही
खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं, पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़ें? सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन, मन, धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हों, और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो, सिर्फ गणित और जियोग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोंटा न लगाया हो। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आज़ाद कराने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की ज़रूरत है। वे पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें, और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपना जीवन इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दें, वरन बचने का कोई उपाय नज़र नहीं आता। बच्चों, अभी अभी हमने एक छोटा सा लेख पढ़ा जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था, और इसका शीर्षक था विद्यार्थी और राजनीति। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि इन्होंने बताना चाहा है कि विद्यार्थी के जीवन में राजनीति का कहाँ तक भाग होना चाहिए। क्या बच्चों को विद्यार्थी जीवन में, नौजवानों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, या फिर उन्हें राजनीति दरकिनार कर केवल पढ़ाई में संलग्न रहना चाहिए? भगत सिंह का मानना था कि कोई भी देश तभी आज़ाद हो सकता है जब उसके नौजवान उस क्रांति में शामिल हों। और नौजवान भी कैसे? तो वैसे नौजवान जो शिक्षित हों, जो छात्र हों, जो विद्यार्थी हों, क्योंकि वही समझ सकते हैं कि सही मायने में राजनीति क्या है, व्यवहारिक राजनीति कैसी होती है, और हमारे देश की आवश्यकता क्या है। भगत सिंह ने पूरे लेख के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि हम पढ़ें और ज़रूर पढ़ें, लेकिन साथ ही साथ हमारे भीतर अपने देश की परिस्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए। जब जैसी मांग हो तब हमें वैसा कदम उठाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण भी दिया है, और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है एक प्रोफेसर का जो कि प्रिंस क्रोपोटकिन को नहीं जानता था, और केवल मात्र यह जान लेने से कि विद्यार्थी रूसी साहित्य की पुस्तक पढ़ रहा है, वे उस पर रूसी कहर बरपा उठता है। वे समझता है कि कहीं ना कहीं ये क्रांतिकारी है, विरोधी है, और इसने रूसी साहित्य को पढ़कर हमारे विद्यालय में, हमारे कॉलेज में माहौल को खराब करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि एक प्रोफेसर की योग्यता को भगत सिंह माप रहे हैं कि उसे देश विदेश के साहित्य
और देश विदेश की तत्कालीन परिस्थितियों का भी ज्ञान नहीं है, केवल वह विषय केंद्र से जुड़ा हुआ है। आगे भगत सिंह ने कई चर्चा की है, पूरे लेख में उन्हें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से भी जानेंगे। देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो यह है कि यह विधा कौन सी है। विधा लेख है, मैंने परिचय में भी पढ़ाया है, बताया है कि विधा लेख है, चूँकि एक लेख और एक पत्र है। भगत सिंह द्वारा विद्यार्थियों की राजनीति में क्या भूमिका होनी चाहिए, इस संबंध में ही यह लेख लिखा गया है। पंजाब सरकार, जो कि तत्कालीन पंजाब सरकार थी, उसकी राय थी कि विद्यार्थी राजनीति का हिस्सा न बने, उन्हें राजनीति से दूर रहना है। इसी क्रम में वे एक शिक्षा मंत्री मनोहर का जिक्र करते हैं, जो स्वयं छात्र जीवन से राजनीति करता आया है। उसने एक सर्कुलर या परिपत्र जारी किया है कि विद्यार्थी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, न पढ़ने वाले न ही पढ़ाने वाले। सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा की भी समान राय है इस बात पर कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। भगत सिंह इस विचार से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि पंजाब का राजनीतिक जीवन में विफलता का कारण क्या है। उन्होंने कुछ कारण भी दिए हैं, जैसे प्रभावहीन शिक्षा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पंजाब की जो तत्कालीन शिक्षा थी वह प्रभावहीन थी, केवल क्लर्क ही पैदा कर सकती थी, क्रांतिकारी नहीं। युवाओं में देश की स्थिति के ज्ञान का अभाव भी वे बताते हैं कि पंजाब में राजनीतिक जीवन के विफलता का कारण यह है कि पंजाब के जो युवा हैं उन्हें देश की स्थिति से वे अवगत नहीं हैं। साथ ही साथ अनुगामी शिक्षा की भी बात करते हैं। वह शिक्षा जो पूर्व से चली आ रही है, जो अंग्रेज़ों की दी जा रही है शिक्षा, जो कि भारतीयों को कभी ऊंचा स्थान नहीं दे सकते, केवल क्लर्क बनाने तक सीमित रख सकते हैं, उस शिक्षा के पीछे पंजाब के युवा पीछे पीछे उसका अनुगमन कर रहे हैं। यही कारण है कि राजनीतिक जीवन का विफलता का एक कारण यह भी है। साथ ही पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ें, सोचें, किंतु व्यवहारिक हिस्सा न लें, ऐसी सोच रखने वालों से भी भगत सिंह सहमत नहीं हैं। बच्चों, हमने लेख पढ़ लिया है, जान लिया है भगत सिंह के विचारों को। भगत सिंह के विचारों में सबसे प्रमुख बात यह है कि वे हमें संदेश देते हैं कि विद्यार्थियों को भी राजनीति से जुड़े रहना चाहिए, देश की परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। वे कहते हैं कि विद्यार्थी पढ़ाई करें और ज़रूर करें, लेकिन अपने देश की मांग, जब जब हमारा देश हमारी मांग करता है, तब हमें सब कुछ छोड़ के उसके लिए खड़े होना चाहिए। असली शिक्षा वही है जो हमारे देश और हमारे लोगों के लिए है, जो मानवता के लिए है। ऐसा भगत सिंह का मानना था। तो बच्चों, हमने भगत सिंह के लेख के माध्यम से उनके विचारों से हम अवगत हो चुके हैं। आशा है कि अब आप इस पाठ का एक अंश है, एक लेख और एक पत्र। तो हमने पहला अंश जो कि एक लेख है उसे पढ़ लिया है। अगली कक्षा में हम भगत सिंह के द्वारा लिखे गए पत्र के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किसे पत्र लिखा, क्यों लिखा और पत्र में क्या लिखा। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।